तो आज से ही आम आदमी पर महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। बीते कई दिन से इस बात की आशंका थी कि मध्य पूर्व में युद्ध संकट के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक महंगे कच्चे तेल और गैस की वजह से हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर, जिससे ये संकट और गहरा रहा है। अब तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। उधर हॉर्मुज संकट का अब तक समाधान नहीं निकल सका है। ऐसे में अगर इस संकट का जल्द कोई हल नहीं निकलता तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आज सुबह सुबह बढ़ी हुई कीमतों का झटका लोगों को लगा और जिसका डर था वही हुआ। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तीनों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा देखा। वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के। जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ हैं, ਸਾਡੇ ਤੇ बहुत ज्यादा प्रेशर पऊगा जी। मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको। करीब 2 साल की लंबे अंतराल के बाद तेल कंपनियों ने आखिरकार बड़ा झटका दे ही दिया। सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते ही जेब पर महंगाई का तगड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल के नए दाम आज से लागू हो चुके हैं और इस बार सीधा 3 रुपए का बड़ा उछाल आया है। इसके साथ ही सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है। इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, वो तो हम सबको ही पता है। ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब, बस समेत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15 से 20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल, डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्या जो ये 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, ये इजाफे की पहली किश्त माने धीरे धीरे करके कंज्यूमर को झटका दिया जा रहा है? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि जो वैश्विक संकट पूरे दुनिया पर आया हुआ है उसकी जानकारी देश के सभी लोगों को है। पूरी दुनिया देख पा रही है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पा रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके कारण से तेल को लेकर के खास तौर पर पूरी दुनिया में कंस्ट्रेंट है। हमारी सरकार ने लगभग 2.5 महीने तक उस तनाव को देश की जनता से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में बताया जहां पर दुनिया के अंदर 20 से लेकर के 100% के दाम बढ़ रहे थे, पर भारत में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। 2024 से लेकर अब तक लगभग हमारी जो दाम थे वो बराबर रहे और इंपैक्ट को कर्टेल करने के लिए 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम भी करी। अब क्योंकि इसका इंपैक्ट लंबा है और हम लोग सब जो यहां भी लोग मौजूद हैं सब शिक्षित लोग हैं, भारत अब एक बहुत प्रगतिशील शिक्षित देश है जो सब चीजों को जानता है। इसका इंपैक्ट क्योंकि बड़ा है, उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट कंज्यूमर तक भी आएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के नाते देश के सभी लोगों से अपील करी है कि हम ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी, उसका कंजम्पशन कुछ कम करें। हम इंपोर्ट्स में जो बड़ा गोल्ड इंपोर्ट होता है हम उसका कंजम्पशन कुछ कम करें, हम उसको खरीदने से बचें, फॉरेन ट्रैवल से बचें। ये चीजें वो हैं कि हमको देश के नाते सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस वैश्विक संकट के साथ लड़ाई लड़नी है। हमारी सरकार ने
जो प्रभाव देश की जनता पर 2.5 महीने पहले आ सकता था और बड़ा प्रभाव हो सकता था, ये 3 रुपए आज जो तेल का दाम बढ़ा है। सर चुनाव चल रहे थे ना, डॉली जी, चुनाव, ये तो बहुत कन्वीनियंट पोजीशन हुई कहने की। प्रधानमंत्री ने अपील करी, के कारण चीजें नहीं होती, देश के कारण अपील करी उन्होंने। आपको लग रहा था एक बेस सेट किया जा रहा था, लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल किया जा रहा था, ताकि जिस तरह का इजाफा हो उस पर लोग थोड़ा सा वाकिफ हो जाएं, पहले से ही एंटिसिपेट कर लें, और चुनाव होते होते ये अनाउंसमेंट हो गया। देखिए, बंगाल में चुनाव था और कई जगह चुनाव था और पूरा अमली जामा और हर चीज वहां लगानी थी, तो तब तक वैश्विक संकट और पूरे विश्व का संकट नहीं था। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी को भी याद आया कि देश में संकट चला है। यही प्रधानमंत्री जी, इनकी जरा एक वीडियो में सुनाना चाहूंगी, बच्चों ध्यान से सुनना। 2014 से जो प्रधानमंत्री जी के बयान शुरू हुए थे और अब अच्छे दिन। वॉल्यूम बढ़ाइए। 60 महीने दीजिए, 60 महीने 14 का बयान, मैं आपको सुचैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मैंने सिर्फ देश 16 का बयान, 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। क्या जरूरत है, अगर वीडियोस ही सुना। अगर 30 दिसंबर के बाद अपने मुंह से बता दीजिए ना क्या कहना चाहते हैं। 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, मेरी गलती निकल जाए, कोई गलती निकल जाए, मेरा गलत इरादा निकल जाए, पूरी करिए, पूरी इच्छा। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए ठीक है डॉली जी, समय की थोड़ी कमी है। नहीं, ज्यादा नहीं कह रहा। ऐसा ही बयान 23 में, ठीक है, 2-3 बयान हो गए ना, अब अपनी बात रखिए, अब अपनी बात रखिए। 25 और फिर 26। देखो, सुन नहीं पा रहे, यही तो प्रॉब्लम है कि विपक्ष की सुनते नहीं है। वक्त की कमी रहती है, सभी पैनलिस्ट बोलेंगे। जब हमने कहा था सिलेंडर की किल्लत हो रही है, वैश्विक तो सुनेंगे, आज दिक्कत हो रही है, आज वॉर की वजह से ये परेशानी आ रही है, तो कह रहे थे विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है। जब हम लाइनें दिखा रहे थे सिलेंडर की, तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे विपक्ष क्या कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। अगर हम आज भी कहेंगे तो ये देशभक्त हो जाएंगे और हम अफवाह फैला रहे हैं। सिद्धार्थ जी, लेकिन सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने देश को बताई, बंगाल के चुनाव से पहले संसद में बताई। उत्तर देने की जल्दी इतनी मत करिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। उत्तर नहीं दे, मतलब उसके बाद अब आज जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, वो आपके नेताओं पर नहीं पड़ती। जब आप विधायक खरीदते हो और पूरे के पूरे रिजॉर्ट खरीदकर अपने विधायकों को खरीद बेच करके सरकार गिराते हैं, तब नहीं गिरती। लेकिन महंगाई तब होती है क्योंकि महंगाई की मार आम जनता के घर पर जाती है। दूध जब महंगा होता है, सिलेंडर जब महंगा होता है, जब और बाकी चीजें महंगी होती है। मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा फोन करके, मैडम 4000 में सिलेंडर मिल रहा है, आप फीस बढ़ा दो। ये हर घर की मुझे लगता है आज दिक्कत है। तो आज उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, सरकार वो बताए। पापा वॉर रुकवा देंगे तो अब पापा हॉर्मुज खुलवा दे। हो गया, अभी ताली बजा दे, क्या करें। नहीं, ताली बजा दो उनके लिए। हम लोग ये वर्ड उपयोग ना करें। मैं उत्तर दे देता हूँ। सरकार से कुछ प्रश्न पूछा गया, 10 सेकंड तो दीजिए। मैं आप पर आऊंगी, सरकार का प्रश्न है, वो भी उत्तर हम नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा। बेजौन जी, मेरा आपसे सवाल है, जब कंजम्पशन किसी चीज का कम करने के लिए कहा जाए और इसकी अपील 2 बार की गई कि आप विदेश यात्रा से बचें, आप ईंधन की कम खपत करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जो खाने का तेल है वो कम खाएं, ये किस तरह का संकेत इकोनॉमी के लिए देता है? क्या ये एक नेगेटिव संकेत है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आप कम करने को कहते हैं? नहीं, नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। ये एक्चुअली एक जागरूकता लाने की बात है। लोगों के अंदर ये समझना चाहिए कि जब कोई भी संकट आता है तो हम लोग को सबको एकत्रित होकर एक साथ फेस करना होगा उसको। और केवल हम खाली सरकार करेंगे तो नहीं होगा। सरकार का केवल अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कौन है? आप लोग सब हैं सरकार, ये समझ लीजिए। ये पॉलिटिकल भाषा में मत आइए आप लोग। ठीक है, नेगेटिव संकेत नहीं है। अब सिद्धार्थ जी आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ये सुना था और ये युद्ध का संकट तो फरवरी एंड से चल रहा है। फरवरी एंड से लेकर अब मई में हम आ गए हैं। अचानक से ये संकट आया है या फिर आपके पेट्रोलियम मंत्री ने ये संकट माना ही नहीं? पर्याप्त ईंधन था, बार बार लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यही कह रहे थे। देखिए, सबसे पहले जब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कोई भी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना, तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है।
देखो देखो इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, देखो देखो इनके पास लीक में समस्या आ रही है, देखो देखो डॉली जी जब वो बोल रहे थे भाई मेच्योरिटी से भी डिबेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, डॉली शांति से डिबेट हो सकती है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात डॉली जी पेट्रोल मंत्री पेट्रोल पे बात नहीं करेगा। अरे जवाब तो लेने ये दीजिए। क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम मैं देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तो इन पर बात बोली, मैं इनके बात कर रहा हूँ, भैया सुनना नहीं चाहते। 22 लाख बच्चों का भविष्य। अब इनको सुनने में समस्या है। आप बोल लीजिए 10 12 20 इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे। डॉली जी बात कर लीजिए, वो भी विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा आने की आदत हो। डॉली जी सिद्धार्थ जी का जवाब भी तो सुनिए, दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे यार? सुन लिया आपके नेता ने, राहुल जी सुन रहे हैं अभी, सुन लिया। मैं एक तो आग्रह करूंगा, बहुत गंभीर विषय, हम मेच्योरिटी से भी डिबेट कर सकते हैं। मैं भी जब इनकी बात सुन रहा था, बिल्कुल ऐसा ही आदत है, एक पड़ोसी जरूर कहता है देखो देखो मजा लेने लगता है। यह समय चटकारे लेने का नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2.5 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था? सरकार ने यह आर्थिक बोझ देश की जनता पर नहीं आए, 2.5 महीने तक उसको रेजिस्ट किया, गलत किया, ये कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। जब तक आप रेजिस्ट, अरे फिर से आपको मिर्ची गिरती है। मेरी एक लाइन में इतनी तेज मिर्ची लगती है, कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मुज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, पहले गिरती थी। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, हॉर्मुज गए होंगे वहां से टैंकर निकलवाने। समस्या दूसरी है। देखिए समस्या ये है, आज के समय पर जैसा सर ने अभी कहा, ये किसी भी देश के लिए, मेरे पास ये आंकड़े हैं हर देश के। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं। फिलीपींस 53%, श्रीलंका 41%, साउथ अफ्रीका 63%, कनाडा 32%, न्यूजीलैंड 88%, थाईलैंड 32%, बेल्जियम 30%, वियतनाम 50%। इतने दाम बढ़े हैं, हर देश की लिस्ट है। गल्फ के बाहर कोई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। हमारा फटा कम है, वो चीजों को ये तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग अपनी इकोनॉमी की बात करिए। अपनी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या ये ईंधन के दाम बढ़ाना सही है और क्या ये पहली किश्त है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जिसका आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। क्या आने वाले वक्त में 10 रुपए तक की आपको पसंद आया हो, मैं जवाब दे देता हूँ। हम लोग कच्चे तेल के दाम घटे हुए थे, इन्होंने देश को कितना उस समय रिलीफ दिया? सवाल मैं पूछ रही हूँ, दिया था क्या? वो कर रही है डॉली जी, आपका भी काम कर रही है, मैं दे रहा हूं उत्तर। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं है नेहा जी, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं। ये कैसी बात हुई, पूरी दुनिया बढ़ा रही है, 99% देशों ने हमसे ज्यादा बढ़ा दिया। भारत में उसकी तुलना मत करिए। क्यों मत करिए? ये संकट कोई भारत का संकट है, ये संकट कोई भारत लाया हुआ संकट है। वैश्विक संकट में मैच्योरिटी से देश को सामने आना है। भारत मैच्योरिटी से काम कर रहा है। ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये क्राइसिस के मेजर्स नहीं है। और भारत 2013 वाला भारत नहीं है जहां फिजिकल डेफिसिट 6% हो, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ हो, फॉरेन एक्सचेंज ना हो। हम लोग मैच्योर हैं, मजबूत हैं और मजबूती से इसको लड़ेंगे। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं, एक सेकंड प्रोफेसर अरुण जवाब देंगे, प्रीएम्प्टिव मेजर है सर या फिर आनन फानन में लिया गया एक आकस्मिक कदम जिसे कहते हैं? देखिए, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उसके 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो एनर्जी की शॉर्टेज और दूसरा क्रूड सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, उन सब की भी शॉर्टेज है। सल्फर भी निकलता है इसमें से, फर्टिलाइज़र भी इससे निकलता है वगैरह। तो जब इसकी शॉर्टेज होगी, क्योंकि दुनिया में 20% जो क्रूड और जो ये गैस आती थी वो रुक गई, तो शॉर्टेज तो होगी होगी। तो ये 3 रुपए सर बस शुरुआत है ना, अभी ये शुरुआत है। लेकिन अभी ये भी प्रॉब्लम है कि जो शुरू में हम एक्सपोर्ट करते थे 20%, 25%, वो रोक देना चाहिए था, नहीं तो हमारी शॉर्टेज बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें पता है 15% कम आ रहा था जो मार्च के महीने में, जो पहले साल के मार्च के तुलना में। तो एक तो वो कम आ रहा है और 25% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 40% जो क्रूड हमारे अपने इस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो शॉर्टेज जल्दी होगी। तो इसलिए अब 2.5 महीने में जो हमारे स्टॉक्स थे, जो कहा जा रहा था 40-50 दिन के, वो खत्म होने लगेंगे। जब वो खत्म होंगे तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमको शुरू में ही कुछ कदम लेने चाहिए थे। और अभी मैं कह रहा हूँ 73 दिन हमने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि अब जो आने वाली स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है अगर हमारे सिद्धार्थ जी तो मान ही नहीं लेट हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो जनता की भलाई थी कि हमने देखिए, हमारी सरकार अगर रेजिस्ट कर सकती थी तो हमने किया, क्षमता थी इसलिए किया। हम उसको कंटेन कर सकते थे इसलिए किया। अपील कर क्षमता ही नहीं होता है तो कैसे करते? कांग्रेस की तरह थोड़ी। सर हमारे ऊपर अब ज्यादा पड़ेगा क्योंकि हमने सही समय पर कदम नहीं लिया। अभी आगे देखें तो 80 देशों में उन्होंने पहले हफ्ते में मार्च में कदम उठाए। उन्होंने कहीं उन्होंने दाम बढ़ाए, कहीं उन्होंने राशनिंग किया, कहीं उन्होंने 4 दिन का वर्क वीक, क्योंकि सभी जानते थे कि लंबा चलेगा।
अगर ये 10 दिन की बात होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ये ऑलरेडी 75 दिन हो गए और अभी तो पता नहीं और कितना चलेगा, और अगर आज भी खुलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कम से कम 3-4 महीने लगेंगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में, तो आपकी ये परेशानी बढ़ती जाएगी और शॉर्टेज आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको रोका नहीं था। तो सही समय कदम उठाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि उस समय हम नहीं करें और बाद में। वार्निंग बेल्स बज गई हैं या फिर ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे हैं? अगर इसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स करें तो फिर क्राइसिस मेजर्स क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं एक चीज जरूर समझता हूं कि जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड के दाम बढ़े हैं, तो जब $60 था तब हमारे यहाँ 90 रुपए 95 रुपए का पेट्रोल क्यों बिक रहा था? अगर आज 110 के आसपास है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब $60 से कम बिक रहा था पेट्रोल, कच्चा तेल बिक रहा था, तब हमारे और आपकी जेब से 90 रुपए 95 रुपए 100 रुपए क्यों लिए जा रहे थे? सीधी सी बात यह है कि कायदे से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय नहीं करती, सरकार क्रेडिट ले रही, कायदे से मार्केट तय करती है, लेकिन चूंकि सरकार का इतना जबरदस्त शिकंजा है कि ये बेचारी कंपनियां सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए इनके ऊपर यह दबाव था कि मार्केट के हिसाब से आप पेट्रोल डीजल के दाम देश के अंदर सस्ता मत करो। अगर सस्ता किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। क्या आप आंकड़े बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? दो बातें अभी आशुतोष जी ने पिछले 2 क्वार्टर्स का ही बता दीजिए आप। क्या चीज? दो बातें, तेल कंपनियों को कितना घाटा हुआ? मैं 2 बातें पहले आशुतोष जी ने कही और वो बिल्कुल बिना ईमानदारी के कही, मैं पहले उनको बता देता हूं। पहला, आशुतोष जी ने कहा कि तेल कंपनियां जो हैं सरकार क्रेडिट ले रही है, तेल कंपनियां खुद इसको करती हैं। आशुतोष जी हमेशा से नहीं करती हैं, हमारी सरकार ने आकर के इसको मार्केट फ्री किया। उससे पहले ऑयल बॉन्ड्स देकर के, सब्सिडी देकर के 1,34,000 करती कि नहीं तय करती? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भैया सुनिए ना आशुतोष जी, आप 2014 के बाद नहीं पैदा हुए आशुतोष जी, आप 14 से पहले भी थे यहाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, काम हमारी सरकार ने किया है, आप उसको भी ईमानदारी से। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आशुतोष जी, मैंने मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करता है या सरकार तय करती है, ये बताइए आप मुझे। आशुतोष जी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने बोला कि आप ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं। जो काम हमारी सरकार ने किया वो हम पर ही बता रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं पर सच भी नहीं बोल रहे हैं। ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं, ईमानदारी से। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, उत्तर भी पेट्रोल डीजल, एक मिनट, हाँ या ना जवाब दीजिए ना। आम आदमी वाले पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करती है, सरकार तय करती है? आप पार्टी वाले फॉर्म में आ गए। अरे भाई आप मेरे ऊपर क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे जब तक पूछ रहा हूँ आपसे बता, हाँ या ना जवाब दीजिए ना। $60 प्रति बैरल था तो आपने 90 क्यों दिया? पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय करती है, मार्केट तय करती है। आप बोल दीजिए सरकार तय करती है, मार्केट तय करती है। आप जवाब नहीं दे रहे। आशुतोष जी, आप मेरी ईमानदारी पे सवाल खड़े कर। भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मुझे देखते ही इनका प्रॉब्लम हमारी बताएंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका ब्लड बॉयल करने लगे, जैसे उसको देखते हैं ब्लड बॉयल करने लगे। क्वेश्चन का ये था कि मार्केट तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम या सरकार तय? देखिए अभी उन्होंने जो प्रश्न पूछा और जिस बात पे वो बहुत असहज हो रहे हैं, मैं उसका उत्तर नहीं सहज नहीं हो रहा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, मैं केजरीवाल नहीं हूँ। आप मुझसे पूछिए ना, अरविंद केजरीवाल और डीजल के दाम मेरे पे क्यों चल करता है, सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूछिए जरा इनसे, जवाब दे रहे हैं वो। मैं केजरीवाल हूँ क्या? मेरे पे सवाल जवाब दीजिए ना। हद हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। उनको सुनने को दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट लूँ। नहीं, आप नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट मुझे पता है। अब लेकिन सरकार तय करती है या नहीं तय करती है, बता दीजिए मुझे आप। अब ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए, सरकार तय करती है या मार्केट फोर्सेस? निश्चित तौर सरकार नहीं तय करती, ये हमारी सरकार ने आकर के किया, बस इतनी बात थी। मान लिया ना, ये ईमानदारी बोलते तो बहुत अच्छा। क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अरे तब आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं भाई? अगर सरकार तय नहीं करती है तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अब चुनाव नहीं लड़ेंगे अब वो। मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आपने एक प्रश्न पूछा और दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर बैरल के दाम कम थे तो सरकार ज्यादा क्यों लेती थी? 2013 में जब हम सरकार में 14 में आए, हमारे पास 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए थे, वो जो बीच में बैठे, क्योंकि 2010 से पहले आप हंसिए मत, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, बजट में से प्रोविजन ना करके आप सब्सिडी दे देकर ऑयल कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा बढ़ाकर आप अगली सरकार को दे गए। आपको पता था हम तो जा रहे हैं, ये ठीकरा फोड़ेंगे अगले साल। 83,000 करोड़ इंटरेस्ट में भरा हमने उस पैसे का। 83,000 करोड़, वो कौन भरेगा? 83,000 करोड़ उसका केवल इंटरेस्ट दिया है हमने, उसका प्रिंसिपल हम लास्ट ईयर तक चुका रहे हैं। अब आप चाहेंगे, अब मिर्ची लग गई इनको, एक्सपोज हुए तो अब आप चाहेंगे कि जब हम सत्ता में थे हम 1.25 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, पर ये जब सत्ता में आए अब ये उसका पैसा, ये तो इन्हीं के। अरे नोटबंदी की लाइन लगा दो।
डॉली जी अभी फिर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाती है, टॉपिक पे रहिए। टॉपिक पे ही हूँ, सवाल टॉपिक ही है, टॉपिक ही नहीं है। जब तेल था तो 90 क्यों दिया? जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक सेकेंड, आपकी तरह आपके खाते में आशुतोष जी कुछ बयान बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बड़ा शानदार बयान था जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तब अचानक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। $100 से बढ़ के करीब 60 पे आए। बोले मैं तो बड़ा नसीब वाला हूं। अब मनमोहन जी बदनसीब वाले थे तो मैं क्या करूं? अब मैं उत्तर अब अगर पेट्रोल भी डीजल के दाम 100 से ज्यादा हो रहे तो कौन नसीब वाला है, कौन बदनसीब वाला है? कांग्रेस ने गड्ढे बनाए, आपने मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूं। मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूं, फिर दीदी बोल रही है। मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूं। दीप्ति जी बना। अरे तो हमारे सब दीदी ही हैं यहाँ पे, सब इसमें कोई इतनी आपत्ति की तो बात नहीं थी। मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूं। 2013 में कौन सा युद्ध था जो भारत पर इतना डेफिसिट आया, वो बता दें आशुतोष जी। कौन सी क्राइसिस थी? आज तो युद्ध चल रहा है, आज तो युद्ध चल रहा है। राष्ट्रीय मार्केट में बताइए ना। अरे कौन सी राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे। आप बताइए ना। मनमोहन सिंह ने बात बोली थी कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। जब 2013 में मनमोहन सिंह कह रहे थे सोना मत खरीदिए, तेल का कंजम्पशन कम करिए, कौन सा युद्ध था दुनिया में? ये ईमानदारी मत छोड़िए। मार्केट में क्या दाम था? समस्या ये है वही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या समय में ये जिनको आप देख रहे हैं, ये क्राइसिस के समय में चटकारे लेने वाले लोग हैं। चटकारे लेकर के देश को पीछे धकेल रहे हैं। एक साथ आइए, क्राइसिस का वैश्विक संकट का समय है, पूरी दुनिया झेल रही है, अब पूरा देश एक साथ आके लड़ने के क्या हो जाएगा? इसको उसमें उन्होंने साथ चुनाव। डॉली जी आपके पास इतने सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों से जवाब दीजिए ना। बताइए कौन सा अगर फैक्ट्स हैं इतने सारे, आपने देख रहे हो इतना मोदी ने, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्या जरूरत है? फैक्ट्स बताइए। मैं अब आंकड़ा बताता हूँ। ये इन्होंने बोला कि हमने 2013 में क्या था, मैंने आपको 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड बताए, 83,000 करोड़ का हमने उस पर इंटरेस्ट दिया, मैंने वो बताया। अब फिजिकल डेफिसिट सुन लीजिए, 2009-10 में क्या था? 6.4%। आज क्या है? 4%। क्यों भाई? कौन सा क्राइसिस? रुपी कितना था तब ये बताइए। रुपी बताता हूं, 2013 के अंदर 20% डेप्रिशिएट हुआ। आज हमारे डिफेंस पर डॉलर की आप बात कर रहे हैं उसकी, आप बात कर रहे हैं उसकी जब एक वैश्विक संकट पूरी दुनिया को घेरे खड़ा है। भारत अगर उसको रेजिस्ट कर रहा है, 2.5 महीने तक दाम नहीं बढ़ा रहा, तो आपका आर्गुमेंट है पहले दिन दाम बढ़ाना था। टाइम हाई पे है, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है। एक साल में 20% डेप्रिशिएट होने वाला साल 2026 नहीं है, वो 2013 था। एक साल में 20% स्टेडी इंक्रीज अगर होगा, आज हमारे पास 650 का फिजिकल डेफिसिट हमारे पास फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज। कितना था आपके समय में? मैं जवाब दे दूं? 300। मैं जवाब दे दूं? क्यों भाई? एक तब कौन सा संकट था? तो ये जो ईमानदारी आप छोड़ते हैं वो समस्या है। दीप्ति जी का टर्न ही नहीं आया। दीप्ति जी आप बहुत देर से सुन रहे हैं, वेट कर रही है सर। आपकी छोटी नहीं होती ना, आपकी छोटी नहीं होती, आपकी छोटी नहीं होती। सुन लीजिए यार, एक बार सुन लीजिए। क्या बात होगी? दीप्ति जी का टर्न ही नहीं आया। दीप्ति जी आप टिकट थोड़ी मैं 40 मिनट बाद बोली हूँ, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। आंकड़ों का ना एक हम ना इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, कहते हैं इट इज लाइक अ मिनी स्कर्ट, आगे इट हाइड्स मोर शोज मोर, वो सब आप अपने आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे ना आंकड़ों को बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ चीज आपको बताई जा रही है और जो रेलेवेंट चीजें हैं वो छुपाई जा रही हैं। तो मैं आपको सिर्फ आंकड़ों के आधार पे, क्या छुपा गए सिद्धार्थ जी बताइए, फॉर यू टू डिसाइड कि क्या सही है क्या नहीं है, आप डिसाइड करना। आपने सर जो सवाल पूछे वो सब उसमें जवाब है। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो पेट्रोल के दाम थे 2004 में आप लोग देते थे 33 रुपए प्रति लीटर, 2008 तक बढ़ते बढ़ते वो हो गए थे 45.5 रुपीस पर लीटर, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ रहे थे। अब आता है 2008 में एक वैश्विक संकट, ऑयल शॉक जिसको कहते हैं हम, वहां पे पेट्रोल की फाइनेंशियल क्राइसिस था सर, जिसकी वजह से ऑयल शॉक भी आया था। मैं कंप्लीट कर लूं सर। तो $67 पर बैरल से $147 बिलियन पर बैरल, $147 पर बैरल पहुंच गया था, इसलिए मैंने उसको ऑयल शॉक का नाम दिया। जिसके चलते इमीडिएट इंपैक्ट क्या किया सरकार ने? 5.5 रुपए आपके पेट्रोल के दाम 2 हफ्ते के अंदर बढ़ा दिए। फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आप सबके पास गूगल है, चेक कर लीजिए। 2011 में फिर क्या हुआ? तब तक पेट्रोल के दाम आपके बढ़ चुके थे, 58 पे आ चुके थे। तब $95 पर बैरल पहुंचा $125 पर बैरल। एकदम आपके दाम बढ़ाए गए 10 रुपए, 58 से ये पहुंचा 68। फिर उसके बाद 2013 में सीरिया वाला आया, सिर्फ और सिर्फ $110 पर बैरल से $115 पर बैरल पहुंचा,
तब भी आपके तेल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए, क्योंकि तब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत अनकंट्रोलेबल था। अब आते हैं 2022 पे, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इलेक्शंस की बात आप कर रहे थे ना, टाइमिंग्स की बात आप कर रहे थे। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ, $78 से $130 पे पर बैरल पहुंचा। हमने 1 महीने तक सरकार ने आपको कुशन दिया, फिर उसके बाद मई 2022 में 10 रुपए, पहले अप्रैल 2022 में 10 रुपए बढ़ाया और मई 2022 में 8 रुपए कम कर दिया एक्साइज के चलते। आपके सवाल का जवाब की नहीं, एक्साइज भी एक सेकंड, अब करंट सिनेरियो तो अब मैं सिर्फ आपको बच्चों इतना बता रही हूँ, मई 2022 में फरवरी में यूपी का चुनाव होके चुका था, कोई चुनाव आ नहीं रहा था। 2022 दिसंबर में दिल्ली और गुजरात के चुनाव थे, तो मई में ऐसा क्या करने की जरूरत पड़ी थी। अब जो आपने कहा कि ऑयल बॉन्ड्स, प्रेजेंट सिनेरियो पे भी 2.5 महीने तक आपको कुशन मिला, 2.5 महीने तक आपके रेट नहीं बढ़े। आपने कहा कि जब वैश्विक तेल कम हुआ था तो क्यों नहीं हुआ। जैसे सिद्धार्थ भाई ने बताया, ऑयल बॉन्ड्स 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स थे, जिसकी भुगतान 2026 मार्च तक हुई 3.5 लाख बिलियन डॉलर देकर। 2 लाख करोड़ बिलियन डॉलर आपने इंटरेस्ट दिया। दूसरी चीज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, 3 लाख करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता था 2004 में 2014 तक, और वो जाके 17 लाख करोड़ हुआ। तो जो टैक्स आपसे वसूला, मेरा छोटा सा सवाल है कि जब $60 प्रति बैरल था तो वो पास ऑन क्यों नहीं हुआ कंज्यूमर? एग्जैक्टली वही तो बता रही हूँ। बताइए एक लाइन में बताइए। एक तो ऑयल बॉन्ड्स के इंटरेस्ट देने थे, और आपको विकसित भारत के रास्ते पे, जो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, 3 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो हमारा लागत थी, वो 17 लाख करोड़ पे पहुंची। 2% ऑफ जीडीपी से हमने 4.4% ऑफ जीडीपी को इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बिटवीन 2014 टू 2020। उस टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट फायदा किसको? उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट था 4.8% और अब करंट अकाउंट डेफिसिट था 1.2%। तो अभी बेहतर स्थिति में, बिल्कुल, ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है। तो फिर ये करने की जरूरत क्यों? तभी तो 2.5 महीने बाद करने की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि अब 1000 करोड़ प्रतिदिन का कंपनीज को नुकसान भी हो रहा था। चलिए कुछ ऑडियंस के सवाल भी ले लेते हैं। ये सब फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से इम्पैक्ट होंगे, और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये जो 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, उसका कितना और कैसा इम्पैक्ट होगा। क्या आप ये सोचते हैं या मानते हैं कि और ज्यादा ये बढ़ सकता है? जी मैम मेरा क्या नाम है? मेरा नाम उमंग दुबे हुआ, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा सवाल डॉली मैम से, जो कांग्रेस का यहाँ पे स्टैंड रख रही हैं। मैम जैसे कि अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है, आपको यहाँ पे सरकार का सहयोग करना चाहिए। आप सरकार को डांट डपट रहे हैं, आप सरकार को कुछ आइडिया दीजिए कि आप ये बेटरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मैम 1,44,000 की आईफोन लेकर के आप बात कर रही हैं कि मतलब उस पर मत जाइए, नहीं अपना सवाल नहीं। लेकिन ये देखिए कि अगर कोई आदमी गरीब हो, वो इतना महंगा फोन कैसे ले सकता है, और आप इतनी महंगी सामान को लेकर के तब आप महंगाई के ऊपर आप ड्रामा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। जवाब दीजिए। आपकी जेब में क्या है? यू शुड नॉट से लाइक दैट। आपकी जेब में क्या है? नीट पर्चा लीक क्या 22 लाख बच्चों की समस्या नहीं है? अरे भैया मुझे आप एक सेकंड, मेरे नोट्स भी रेडी है, मेरा सब कुछ रेडी है। अगर टॉपिक से क्यों डिविएट कर रहे हो? एक सेकंड मैम, आर वी डिस्कसिंग नीट हियर राइट नाउ? डिड आई स्पीक व्हेन यू वर स्पीकिंग? एम आई डिड आई स्पीक व्हेन यू वर स्पीकिंग? माय सिंपल दीप्ति जी जवाब देने दीजिए, सवाल का जवाब देने दीजिए। डिस्कसिंग नीट हियर, सवाल का जवाब दीजिए। अरे और भी सवाल लेने हैं मुझे। नो 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 नो, 20 लाख स्टूडेंट्स, the future of 20 lakh students। और भी सवाल लेने हैं, और भी सवाल। सिलेंडर, डॉली जी इस बात का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल देती हूँ। जब हम बोलते हैं कि सिलेंडर के लिए कतारें लगी हैं, इंतजाम करिए, इसी डिबेट में थी, इसी मंच पे थी, एंकर दूसरे थे, तो इन्हीं के प्रवक्ता यहाँ आकर कह रहे थे हम अफवाह फैला रहे हैं। तो बिल्कुल आप झूठ, हम ये कह रहे थे। आपने तो कहा था 75 दिन का तेल ही नहीं है। ये देखिए 75 दिन का तेल ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। डॉली जी जवाब नहीं देना चाह रही है। सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े। डॉली जी आप जवाब देंगी? हमें जवाब ही देंगे। एक सेकेंड, डिबेट में सवाल लेते हैं। जनता है, जनता के सवाल भी जरूरी है। आशुतोष जी, अरे डॉली जी को जवाब देने दीजिए। आशुतोष
मत बोलिए ना। बस मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं। ठीक है, लोकतंत्र में लिख के दे दीजिए विपक्ष का क्या काम है? आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। विपक्ष का काम है सवाल पूछना। चलिए बात की जाती है। मेरा नाम नरेश कुमार है, मेरा सवाल एक सेकेंड, सवाल ले लीजिए। मछली बाजार नहीं है, ये लोगों की भाषा हो गई। मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरा सवाल मेरी सरकार से है, क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट किया है। सिद्धार्थ जी से सवाल। हाँ, जो सरकार आज जनता को खर्च कम करने के लिए बोल रही है, वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव में 151 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये तो वही बात, ये तो वाजिब सवाल है। ये तो वही बात हुई ना कि दिल्ली 100 चूहे खा के हज करने चली, तो इस पे क्या कहना? इतना भव्य आयोजन हुआ सिद्धार्थ जी, खर्चा हुआ उसमें, इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आए उसमें खर्चा हुआ, सब प्राइवेट जेट चॉपर से आए उस पे खर्चा हुआ, तब नहीं एक्सपेंडिचर हो रहा था? देखिए मोदी जी एक सवाल मैं उत्तर दे देता हूँ। मोदी जी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते थे इस इलेक्शन में अपनी पार्टी के खर्चे को कम करके। इसी महंगाई जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है उत्तराखंड जाके, अरे भाई मुझे ऐसा लगता है, और राहुल गांधी वाले, और मैं झोला लेके राहुल गांधी वाले एक सेकेंड डॉली जी, 2014 के बाद 54 देश जाने, 60 करोड़ खर्च करके पूरे विदेश, अपने आप को विदेशों में घूमने वाले राहुल गांधी ना समझाएं। पर आपका सवाल का उत्तर दे रहा हूं, मैं तो सुनना पड़ेगा, 10 सेकंड सुनना पड़ेगा। देखो सवाल पे सवाल नहीं हो सकता, सवाल पर उत्तर होता है। मैंने पूछ लिया आपका सवाल, एक सेकंड, मुझे आपके सवाल का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आया, आपको उत्तर सुनना पड़ेगा ना, आप सवाल पे सवाल नहीं पूछ सकते। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लीड बाय एग्जांपल करने का काम कर रहे हैं। अगर अपने सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्वॉय को कट डाउन करने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके प्रेरणा लेकर के देश भर के अगर मुख्यमंत्रियों ने काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री ने काम किया। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो मंडे बनाया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो ऑयल कंजम्पशन का, गुजरात में 100 गाड़ियों के साथ रोड शो किया। अरे किसने किया? आपके नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी निकल रहे हैं घर से बाहर 20 गाड़ियां लेकर के। आप नहीं इस देश के नागरिक, आप नहीं रुक सकते, आपको जाना है विदेशों में। हमने चुनाव में क्या किया वो ठीक है, आप चुनावों में मस्कट घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे? ये कोई बात हुई? अरे दो लोग बोलेंगे कैसे सुनाई देगा? बारी तो मेरी थी, मैंने तो इनके ऊपर नहीं बोला। आप भी डाइवर्ट हो गए ना कि जनता एक गाड़ी से चले। सरकार काउंटर क्वेश्चन नहीं अलाउड है, काउंटर क्वेश्चन नहीं करना है, मैं हूं उसके लिए। देश भर का कंजम्पशन कम हो,